हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ विज्ञान की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। इससे पहले हम फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज़ गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट से फिजिक्स के वीडियो को प्लीज़ देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान मतलब साइंस है ना, विज्ञान की उस शाखा के अंतर्गत हम रसायन पढ़ते हैं जिसमें किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन और उसकी संरचना कैसी है और उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, किसके साथ मिलाने पर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक को लिवोर्सियस कहा जाता है। मतलब आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो लिवोर्सियस है। यह वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इससे आप 3 मार्कर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको फैक्ट की तरह 1 लाइनर भी याद कर सकते हैं। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था। सबसे पहले जो केमिस्ट्री है उसका जनक किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर शायद आपने देखा होगा जितनी भी हॉलीवुड वगैरह मूवी हैं जिसमें मम्मी वगैरह रखते हैं वो, तो किसी बॉडी को इतने दिनों तक प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें बहुत सारे केमिकल लगाए जाते होंगे, तो वो मिस्र से यह जो रसायन शास्त्र की अध्ययन है वो मिस्र से आया है। तो सबसे पहले क्या है कि हम विज्ञान में उस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, उनकी संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान हो गया। रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान के फादर कहा जाता है लिवोर्सियस को। सर्वप्रथम विज्ञान का जो विकास है वो कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और विश्लेषित रसायन और जैव रसायन आदि हैं। तो रसायन विज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं हैं। तो पहले में क्या आता है? भौतिक रसायन आता है, फिर अकार्बनिक रसायन आता है, कार्बनिक रसायन आता है और विश्लेषिक रसायन और जैव रसायन इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आता है परमाणु की संरचना। रसायन विज्ञान में हमारा पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में और परमाणु के कुछ फैक्ट। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, परमाणुओं के 3 भाग होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में ही स्थित होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक मतलब देखिए, इनकी क्या है? परमाणु संख्या समान है, मतलब एक ही स्थान पर ये दोनों खड़े होंगे। जैसे आप टिकट लेने गए, मूवी वगैरह का टिकट लेने जाते हैं, तो आपकी यदि संख्या एक ही दी गई है, आपके 2 टिकट में एक ही सेम संख्या है, तो मतलब आपको एक ही जगह सीट दी जाएगी या फिर एक ही जगह पर आपको रखा जाएगा। समस्थानिक, एक ही स्थान दिया जाएगा क्योंकि संख्या समान है। तो परमाणु संख्या समान होने पर क्या होता है? समस्थानिक होता है, लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उन तत्वों को क्या कहा जाता है? जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो समान होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है, उनको समस्थानिक कहा जाता है। किसी तत्व के सभी समस्थानों के अलग अलग नाम हैं, तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सभी समस्थानों के नाम अलग अलग है? तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम क्या क्या हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटियम और टाइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? जो टाइटियम है, तो टाइ फिश कर देगा ये सबके, तो क्या करता है? इतना रेडियो सक्रिय पदार्थ है कि सबके टाइ फिश कर देगा। तो हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक जो कि रेडियो सक्रिय है, तो वो है टाइटेनियम। H3 आता है इसके अंतर्गत। किसी तत्व के सभी समस्थानों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, न्यूट्रॉन समान होते, मतलब प्रोटॉन समान होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है समस्थानिक में वो अलग अलग होती है। देखिए, जैसे कि ये ऑक्सीजन के समस्थानिक दिए गए हैं। सर्वाधिक संख्या में किस तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं? तो जो पोलोनियम है वो
उसके समस्थानिक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये इतना पोला है, जैसे अपन बोलते हैं हिंदी भाषा में, पोला मतलब क्या होता है, बांस एक अंदर से बेलन आकार का होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पोला कहा जाता है। तो वो इतना पोला है कि इसके इतने सारे समस्थानिक हैं, तो पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। वो पदार्थ या वो परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक्स कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है। यदि परमाणु क्रमांक 17 है और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 36 है, तो उसमें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की मतलब जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या कितनी होगी? तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी 19, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को माइनस करके निकाला जाता है। न्यूटन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो न्यूटन की खोज किसने की है? तो चैडविक जी ने की है। परमाणु विद्युतः क्या होता है? तो जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन मतलब उसका पॉजिटिव है, तो इसका प्रतिकरण कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है पॉजिट्रॉन। एक ही कक्ष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन होते हैं क्या? यदि एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन स्थित हैं तो वो विपरीत घूमते हैं। बे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक्स, और यदि समान इलेक्ट्रॉन है तो सम इलेक्ट्रॉनिक इनको कहा जाता है। परमाणु के वे सबसे छोटे परमाणु कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थों का जो परमाणु सिद्धांत है वो सबसे पहले दिया था डाल्टन ने, क्योंकि परमाणु कैसे घूमता है? गोल 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 घूमता है, और डाल्टन ने क्या कहा था? इसको गोल गोल घुमाने का सिद्धांत ही बोला था। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती हैं। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के बराबर होता है तुल्यांकी भार, और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है परमाणु भार के। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो जो आणविक कक्षा का अभिविन्यास होता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। परमाणु संख्या यदि 29 है तो यह किससे संबंधित है? तो यदि परमाणु संख्या 29 है तो यह डी ब्लॉक का तत्व है। सिवोर्गियम तत्व परमाणु क्रमांक इसका 106 है। इसका संकेत है Sg। की खोज किसने की थी? तो सिवोर्ग ने सिवोर्गियस तत्व की खोज की थी। परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। जिस तत्व के परमाणु 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो जिस परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी परमाणु संख्या या उसका द्रव्यमान संख्या होगी 4। अल्फा कर्ण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा कर्ण के 2 धनावेश के बराबर होता है, तो उसका द्रव्यमान होगा हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के कक्षा को भरने के लिए कौन सा क्रम नियंत्रित किया जाता है? तो परमाणु कक्षा को भरने के लिए अफबाहु सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्य या मैटर। प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है और जिन्हें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है उन्हें द्रव्य कहा जाता है। जैसे जल, लकड़ी, वायु, दूध, लोहा इत्यादि। मतलब जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होगा, ज्ञान इंद्रियों से हम पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और वह जगह घेरती हो तो उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। जैसे जल, लकड़ी, वायु, दूध, लोहा इत्यादि, ये क्या सब है? मैटर है। भौतिक अवस्था के आधार पर सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोसों का आकार, आयतन निश्चित होता है तथा द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता। देखिए जैसे कि ठोस होती है, जैसे टेबल वगैरह है, इनका आयतन निश्चित है और आकार भी निश्चित है, लेकिन जो जल है उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसका आकार हर बर्तन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब आते हैं गैस, तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। चौथी स्टेज होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा को द्रव्य की चौथी अवस्था माना जाता है। यह गैस की विशिष्ट अवस्था जो कि अति उच्च ताप पर प्राप्त होती है। खोज करता है इसके एरविन लैगमूर।
इन्होंने बताया था कि जो सूर्य के अधिकांश भाग है वह प्लाज्मा से ही बना हुआ है। बोस-आइंस्टीन संघनन को द्रव की पांचवी अवस्था माना जाता है। यह अत्यंत निम्न ताप पर प्राप्त होती है। इसे अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस कहते हैं। देखिए, द्रव की कितनी अवस्था है? कॉमनली हम 3 अवस्था को मानते हैं, लेकिन अभी जो न्यू एनसीईआरटीज वगैरह आ गई हैं उनमें द्रव्य की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो पहली है द्रव, ठोस, और तीसरी है गैस, फिर चौथी है प्लाज्मा जो कि ताप के सबसे उच्च तापमान पर प्राप्त हो। किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस इसके आंतर आणविक बल के कारण होती है और उस पर निर्भर करती है। देखिए, जैसे कि हर जो आणविक बल होता है वो हर अवस्था में होता है, हर पदार्थ में होता है, तो अंतरा आणविक बल के कारण ही किसी भी पदार्थ की अवस्था डिपेंड करती है। तो यदि वह वस्तु ठोस, द्रव, गैस क्या होगी, यह उसका आंतरिक वर्ण बताता है। रासायनिक संघनन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। मतलब जो रासायनिक संगठन है उनके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। जल तीनों अवस्था जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनमें पाया जाता है। जैसे जल को ठोस करने पर वह बर्फ बन जाता है, उसकी बाष्पी बन सकती है और वह द्रव अवस्था में है रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तत्व। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहा जाता है। तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में क्रमित रूप से संश्लेषित किए गए हैं। देखिए, तत्व क्या होता है? तो परमाणु के एक ही पदार्थ के एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ तत्व कहलाता है। अभी तक वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 118 तत्व हैं। इनमें से 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन जो और शेष बचे हुए हैं वो वैज्ञानिकों ने लैब में बनाए हैं। अब आते हैं कुछ फैक्ट। जैसे मानव शरीर में दूसरा सबसे ज़्यादा अत्यधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। मानव के शरीर में सबसे कम क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। पौधे के पर्णहरित में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पर्णहरित में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे भारी ठोस अधातु एस्टेटिन है। सबसे हल्की गैस अधातु तो ये हाइड्रोजन है। सबसे भारी गैस अधातु ये रेडॉन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सबसे चमकदार तत्व क्या है? तो प्लेटिनम है। सबसे चमकदार और कठोर अधातु हीरा है। जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? पीला फास्फोरस। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। सुरक्षित दियासलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, या फिर जो माचिस होती है, माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसके 27 समस्थानिक हैं। उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पाई जाती है क्लोरीन की। तत्व जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मतलब ऐसा तत्व जो ठोस अवस्था में है, लेकिन जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो द्रव में चेंज ना होकर सीधा वाष्प बन जाता है। तो ऐसे कुछ तत्व हैं जैसे आयोडीन और कपूर। आधुनिक आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या 11 है। हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। उपधातु में धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण प्रकट होते हैं, इसलिए इसको उपधातु कहा जाता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। देखिए, उपधातु क्या होती है? ऐसी धातु जिसमें धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, दोनों के गुण प्रकट होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? उपधातु, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व
का तत्व कौन सा है या वर्ग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गैसीय तत्वों का वर्ग है शून्य वर्ग। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है, तो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है, तो ग्रेफाइट है, जो कि अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक है, यह एक अपवाद है। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा आयनन विभव होता है हीलियम में। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो जीवित मनुष्य में सबसे ज़्यादा कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज है। सबसे कम मैग्नीज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है दूध में। मानव के शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। वायु का प्रमुख घटक क्या है, तो वायु का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी या क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशतता घटते क्रम में बताइए। मतलब जो क्रस्ट है पृथ्वी की, उसमें कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है, तो इसका क्रम है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर में प्रतिशतता के आधार पर तत्व, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम और लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यौगिक और मिश्रण। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बने होते हैं, तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। मतलब दो पदार्थ हैं, उनका एक निश्चित अनुपात में यदि हम उनको मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। मतलब हमने मिलाया, योग किया उनका, तो यौगिक बन गया। यौगिक के उदाहरण हैं जल, चीनी, लवण, शर्करा, अमोनिया, मीथेन, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, ये सब यौगिक के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें एक निश्चित अनुपात में दो पदार्थों को मिलाया जा रहा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने पर उसमें मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है, तो मिश्रण बनता है। देखिए, यदि हमने निश्चित अनुपात में मिलाया तो उसको योग किया तो वो यौगिक बन गया, लेकिन हमने कोई भी वस्तु रैंडमली उठाई और किसी भी अनुपात में मिला दी तो वो मिक्स कर दी ना, तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। वायु क्या है, वायु एक अनेक गैसों का मिश्रण है। पीतल क्या है, तो पीतल भी तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पेट्रोलियम में किस विधि का प्रयोग करके अवयव को प्राप्त किया जाता है, तो जो पेट्रोलियम है उसको प्रभाजी आश्वन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिश्रण के पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं, यदि हम मिश्रण है उसको हमें अलग करना है, पृथक करना है, तो कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहले तो क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, आश्वन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, प्रभाजी आश्वन विधि, भाप आश्वन विधि का हम इसमें प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम, मिट्टी के तेल, दूध और ग्लूकोज में से कौन सा यौगिक है, तो ग्लूकोज जो है वो यौगिक होता है, क्योंकि उसका निश्चित अनुपात होता है। किस प्रक्रिया द्वारा साधारण जल से अशुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, तो यदि हमें साधारण जल से अशुद्ध जल को प्राप्त करना है तो हम आसवन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर होता है तो उनके मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। यदि हमने दो द्रवों को मिक्स किया और यदि उनके क्वथनांक बहुत ज़्यादा अंतर है उन दोनों के क्वथनांक में, तो हम उसको आसन विधि के द्वारा पृथक करेंगे। नौशाद और नम के मिश्रण को पृथक कैसे किया जाता है, तो नौशाद और नम की मिश्रण को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। गर्म करने पर बिना जल में परिवर्तित हुए वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कि कोई भी ठोस वस्तु है, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ पदार्थ अपवाद हैं जो द्रव में चेंज ना होकर सीधे वाष्प बन जाते हैं, तो उस विधि को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन विधि या फिर सब्लिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडी विलयन। गैस में गैस का विलयन,
तो वायु गैसों का मिश्रण कहा जाता है। गैसों में द्रव का मिश्रण या विलयन क्या कहलाता है? तो यदि हम द्रव में गैस मिला देते या गैस में हम जब द्रव मिला देते हैं तो कोहरा बनता है या फिर बादल बनते हैं। गैस में जब हम ठोस को मिला देते हैं तो धुएं का निर्माण होता है। द्रव में गैस मिलाते हैं तो जैसे हमारी कोको कोला वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक, वो उसमें होती है। जैसे जल में हम CO2 मिला देते हैं। ठोस से ठोस का मिलाना, तो ये तो मिश्र धातु हो गई। तांबा, कांसा, ये स्टेनलेस स्टील, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब कुछ कोलाइडीय पदार्थ और उन किससे मिलकर बने हैं। पहले आता है ठोस। माध्यम क्या है? ठोस। और इसका प्रवस्था क्या है? गैस। जैसे हमने ठोस में क्या मिला दी? गैस मिला दी, तो क्या बनेगा? फोम बनेगा, रबर बन जाएगी और स्पंज बन जाएगी। अब हमने ठोस में किसी द्रव्य को मिलाया जाता है, तो ठोस में जब हम द्रव को मिलाते हैं तो जेली बनती है, पनीर बनता है और मक्खन बनता है। ठोस में ठोस को मिलाने पर कुछ रंगीन कांच मिला सकते हैं, रत्न बना सकते हैं, पाउडर वगैरह मिला सकते हैं, तो ठोस में ठोस हो गया। जब हम द्रव में ठोस मिलाते हैं तो कीचड़, मिल्क और मैग्नीशियम वगैरह, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है। द्रव से द्रव मिलाने पर दूध, फेस क्रीम, ये द्रव से द्रव है। तो फेस क्रीम में क्या होता है? एक ऑयल और एक मतलब इनसॉल्युबल लिक्विड को इसमें मिलाया जाता है। द्रव में जब हम गैस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो शेविंग क्रीम, साबुन के झाग, ये द्रव में जब हम गैस मिलाते हैं तब बनाया जाता है। गैस में जब द्रव मिलाया जाता है तो कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे से बनते हैं। गैस में जब हम ठोस को मिलाते हैं तो धुआं या ऑटोमोबाइल्स निकास से जो प्रदूषण होता है वो हमें से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। यूरेनियम के खनिज का नाम क्या है? तो यूरेनियम के खनिज का नाम है पिंचब्लेंड। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले जो अदृश्य किरणों को क्या कहा जाता है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली जो अदृश्य किरणें हैं उनको कहा जाता है रेडियो सक्रिय किरणें। ABC तथा किरणों में सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा की सबसे कम भेदन क्षमता होती है। देखिए, जब रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनसे कौन कौन सी किरणें निकलती हैं? तो अल्फा, बीटा, गामा। इसमें जो अल्फा किरण होती है वो सबसे कम भेदन क्षमता इसकी पाई जाती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता पाई जाती है गामा किरणों की। धन आवेशित किरणें कौन सी होती हैं? तो अल्फा, क्योंकि ये कम है, कम भेदन क्षमता है इनकी, तो इसलिए यह धनावेशित प्रकार की होती हैं अल्फा किरणें। त्वरण अवशेषित होती हैं, तो ये क्या है? बीटा किरणें। अब आती हैं विद्युत की उदासीन किरणें कौन सी हैं? तो विद्युत की उदासीन किरणें होती हैं गामा किरणें। गामा किरणें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता भी होती है, लेकिन ये विद्युत की उदासीन किरणें होती हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणों में से सबसे अधिक वेग किसका होता है? तो गामा किरणों का सबसे अधिक वेग होता है। लघु तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है गामा किरणों का। एक एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने से लगा समय क्या कहलाता है? तो एक एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने को क्या कहा जाता है? अर्ध आयुकाल कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी मतलब की खोज की सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला है? तो इनको 2 बार पुरस्कार मिला है। भौतिकी तथा रासायनिक में परिवर्तन। वे पदार्थ जिनमें पदार्थों की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्या कहलाते हैं? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, ऐसे पदार्थ या ऐसा परिवर्तन जो कि पदार्थ की आकृति और उसकी भौतिक अवस्था में चेंज कर देता है लेकिन उसके कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि जल है, हमने उसको फ्रिज में रख दिया तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो गई, वो पहले क्या था? लिक्विड था, अब कैसा हो गया? ठोस हो गया। तो इसकी भौतिक परिवर्तन में आया है चेंज, ना कि उसकी रासायनिक अभिक्रिया में। वो रासायन मतलब है तो वाटर ही, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया है। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं? तो बादलों का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। चीनी का जल में विलयन,
जल का जमना, बर्फ बनना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना और विद्युत बल का जलना, ये सब क्या होती हैं, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। वे पदार्थ जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसका गुणसूत्र पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, जैसे कि हमने चीनी को पानी में मिलाया तो क्या हुआ, इसका भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो चीनी थी वो क्या हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। लेकिन यदि हम उसको उबालते हैं तो उसकी रासायनिक में परिवर्तन आ जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। उसके गुणसूत्र परिवर्तित हो सकते हैं और उसका एक नया पदार्थ बन सकता है। तो पहले क्या था, पानी था और शक्कर का घोल था, लेकिन अब क्या बन जाएगी, हम उसको गर्म करेंगे और बहुत देर तक चलाते रहेंगे तो वो चाशनी बन जाएगी, तो उसका क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। सिरके में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है, तो जो सिरके में पाया जाने वाला एसिड है एसिटिक अम्ल। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सिट्रिक एसिड। अम्ल और क्षार से मिलने वाला पदार्थ कौन सा है, तो जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं, लवण बन जाते हैं। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, तो खट्टे दूध में पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। नींबू में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो फल के रस होते हैं उनको यदि सुरक्षित रखना है तो हमें फॉर्मिक अम्ल उसमें मिलाना पड़ता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ग्लूटामिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ग्लूटामिक जो अम्ल होता है उसको हम गेहूं से प्राप्त करते हैं। खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए किस अम्ल को मिलाया जाता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको मतलब पैकेट फूड आते हैं उनको बचाने के लिए, बहुत दिन तक प्रिजर्व करके रखने के लिए उसमें बेंजोइक एसिड को मिलाया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जितने ही विस्फोटक पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का प्रयोग उसमें किया जाता है किसी विस्फोटक पदार्थ को बनाने के लिए। संचालक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो संचालन बैटरी होती हैं उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो जो अम्ल होते हैं वो 7 से कम उनका मान होता है पीएच में। क्षार छूने में कैसे होते हैं, तो क्षार छूने में साबुन जैसे होते हैं। फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो फॉर्मिक एसिड का प्रयोग फलों को संरक्षित रखने में, चमड़ा उद्योग में और रबड़ उद्योग में किया जाता है फॉर्मिक एसिड का प्रयोग। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका होता है 2.4 से 3.4 इसका पीएच मान। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जब चींटी काटती है तो यह अंतःक्षेपित करती है, तो क्या होता है, जब हमें चींटियां काटती हैं तो उसमें हमारे शरीर में ऐसा कौन सा एसिड डाल देते हैं जिससे कि वहाँ पर सॉइलिंग आ जाती है, तो ये है फॉर्मिक एसिड। और जब हम फलों को सुरक्षित रखने के लिए भी हम फॉर्मिक एसिड को मिलाते हैं। चमड़ा उद्योग में और रबड़ उद्योग में फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और ये हमें कहाँ से मिलता है, जो चींटियों के डंक होते हैं उससे हमें प्राप्त होता है फॉर्मिक एसिड का। कपड़े में जंग लगना, जो जंग के धब्बे होते हैं, यदि हमें कपड़े में जंग के धब्बे लग गए हैं तो ऑक्सैलिक एसिड से उनको निकाला जा सकता है। सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया जाता है, तो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। सेब में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो सेब में पाया जाने वाला अम्ल मैलिक अम्ल है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल। अम्ल राज किसे कहा जाता है, तो 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिलाया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, अम्लराज प्राप्त होता है। 3:1 का मिश्रण होता है हाइड्रोलिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेट की अम्लता, जैसे कि हमारे
स्टमक में क्या होता है, HCl होता है बहुत सारा। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हम उसको कम करने के लिए क्या कम पीते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया जाता है। प्रबल अम्ल का उदाहरण कौन सा है, तो प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो बे अम्ल जो कि जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या है, तो आंशिक कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो अधिकांश जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्यूल या ईंधन। कोयले के प्रकार कितने होते हैं, तो कोयले के प्रकार हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। वायु की उपस्थिति में कोयले को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वायु की उपस्थिति में कोयले को गर्म करने की जो क्रिया होती है वो कोयले का भंजन आशवन कहलाता है, भंजक आशवन। रॉकेट ईंधन को क्या कहा जाता है, तो रॉकेट ईंधन को कहा जाता है प्रणोदक। पेट्रोलियम गैस मिश्रण होती है, तो पेट्रोलियम गैस मिश्रण होती है ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का। पेट्रोलियम गैस मिश्रण होती है ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्राकृतिक गैसों के घटक कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक गैस में पाया जाता है मीथेन और इथेन। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो जीवाश्म से प्राप्त होने वाला ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन और प्राकृतिक गैस है, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। बायो गैस मिश्रण किस किस का है, तो बायोगैस मिश्रण है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन और सल्फाइड बायोगैस कहलाती हैं। भाप अंगार गैस मिश्रण है, तो भाप अंगार गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। N2+CO के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो N2+CO के मिश्रण को कहा जाता है प्रोड्यूस्ड गैस। मिट्टी और तेल से बनने वाली गैसीय ईंधन को क्या कहा जाता है, मिट्टी और तेल से बनने वाली गैसीय ईंधन को कहा जाता है तेल गैस। अपस्फोटक रोधी यौगिक कौन से हैं, जो अपस्फोटक रोधी यौगिक हैं वो हैं टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड ये अपस्फोटक रोधी यौगिक हैं। पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कार्नल ड्रैक द्वारा की गई थी। पेट्रोलियम की खोज कार्नल ड्रैक द्वारा की गई थी। गैसोहोल बना होता है, तो जो गैसोल होता है वो पेट्रोलियम और एल्कोहल का मिश्रण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गैसोहोल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु, अधातु और मिश्र धातु। धातु अम्लों से क्रिया करके या अभिक्रिया करके कौन सी गैस को विस्थापित करती हैं, तो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती हैं, विस्थापित करती हैं। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वायुयान के निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पैदल पैदल हम जा नहीं सकते, इसलिए तो वायुयान से जा रहे हैं, तो पैलेडियम का उपयोग उसमें किया जाता है। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, तो रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सी है, तो रेडियो सक्रिय द्रव धातु है फ्रांसियम। पारे को किस पात्र में रखा जाता है, तो पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। किस धातु के चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता, तो चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु तत्व कौन सा है, तो जो क्लोरोफिल में उपस्थित होती है उसे मैग्नीशियम कहा जाता है। गोल्ड किस अम्ल में घुल जाता है, तो गोल्ड या सोना जो होता है वो अम्ल राज में घुल जाता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हरा रंग बेरिलियम की उपस्थिति के कारण होता है। और लाल चटक रंग जो होता है आतिशबाजी में वो होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। देखो हरा रंग बेरिलियम के कारण और लाल चटक रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखता है दूर से। वनस्पति तेल में कृत्रिम घी के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जो वनस्पति तेल है या जो डालडा वगैरह आता है उससे हमें यदि घी का निर्माण करना है तो कैसे करते हैं, तो उत्प्रेरक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, तो उसमें निकेल उत्प्रेरक के रूप में यूज़ किया जाता है।
जर्कोनियम का प्रयोग किस में होता है? तो जर्कोनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। चांदी, गोल्ड, तांबा, प्लेटिनियम अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जो चांदी, तांबा, गोल्ड और प्लेटिनियम है, यह कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आधातुएं ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में पाई जाती हैं। कार्बन, गंधक आदि ठोस अधातु हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव O2 का और नाइट्रोजन आदि गैस हैं। कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है वह है ग्रेफाइट और हीरा। हीरा कठोर और विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रयोग आभूषण और कांच को काटने में किया जाता है। 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक आधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो जब 2 धातुओं को, अलग अलग धातुओं को या एक धातु और एक आधातु को मिलाया जाता है तो इसे मिश्र धातु कहा जाता है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अमलगम कहा जाता है। जब भी कोई पारा किसी धातु से मिलकर क्रिया करके मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। मिश्र धातु में कम से कम एक धातु तत्व अवश्य होना चाहिए। रोल्ड गोल्ड का संगठन क्या है? तो जो रोल गोल्ड है वो किससे बना होता है? तांबा और एल्यूमिनियम से बना होता है। पीतल किससे बना होता है? तो पीतल तांबा और जिंक से बना होता है। सोल्डर का संघनन किससे होता है? संगठन किसका है? तो जो सोल्डर है उसको बनाया जाता है लेड और टिन से। लेड और टिन से बनाया जाता है सोल्डर। पीतल बनाया जाता है तांबा और जिंक से। रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है तांबा और एल्यूमिनियम से। नाइक्रोम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो नाइक्रोम होते हैं उसका विद्युत तापन अवयव के रूप में किया जाता है। जितने भी जैसे हीटर वगैरह की जो कॉइल होती हैं वो नाइक्रोम की बनी होती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है एक उभयधर्मी ऑक्साइड। एक उभयधर्मी ऑक्साइड है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो जो आधातु होते हैं उनके ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और उदासीन। देखिए क्षार, जैसे धातु होती है सबको क्षार क्षार कर देती है, छान के रख देती है, तो वो क्षारीय हो गया। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और आधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? यह अम्लीय होते हैं। खुद भी आधातु है और सबको अमल कर देगा, तो अम्लीय और उदासीन हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 यह अम्लीय ऑक्साइड है। ठोस आधातु क्या होती हैं? तो ठोस आधातु कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये क्या हैं? सब ये ठोस आधातु हैं। CO2, N2O और NO क्या होते हैं? यह उदासीन ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल। किसी प्रकार का जल साबुन के साथ फैन नहीं बनाता। मतलब ऐसा कौन सा जल है जो कि साबुन के साथ फैन या झाग नहीं बनाता? तो वो है कठोर जल। पानी या साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो जो जल की स्थायी कठोरता है उसकी क्या कारण है? तो जल के स्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता पाई जाती है जल में। जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण है? मतलब अस्थिर है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता पाई जाती है। देखिए अस्थायी है तो स्थायी नहीं है, है ना, मतलब जो स्थिर नहीं है, अस्थायी है। तो हमारे जो घर में काम करने वाली आंटी आती हैं वो क्या है? अस्थायी है, तो उनको बाई बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। और जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार 1:8 का होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन के रूप में तो 2:1 का होता है।
समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण मिला होता है? जो समुद्री जल होता है खारा होता है, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। जल का अणुभार कितना होता है? तो जल का अणुभार 18 होता है, तभी तो 68 से रहता है, तो 18 होता है। जल का अणुभार, अणुसूत्र कितना होता है? तो 18 और H2O इसका अणुसूत्र होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो जो भारी जल है वो 2 ज़्यादा होगा, तो 20 इसका अणुभार होता है। किस प्रकार का जल साबुन के साथ आसानी से और अधिक झाग देता है? तो साबुन के साथ आसानी से और अधिक झाग देने वाला होता है मृदु जल, और जो नहीं देता उसको कठोर जल कहा जाता है। जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी भौतिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो जल को उबाल लो, तो जो जल की अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। शुद्ध जल कौन सा होता है? तो शुद्ध जल जो होता है उसका pH मान उदासीन होता है, 7 होता है। जल के शुद्धिकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अब जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसमें क्लोरीन गैस, मतलब क्लोरीन मिलाई जाती है जिससे कि वो शुद्ध हो जाता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के खोजकर्ता कौन है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में हम जो शेप देते हैं तो वो शेप बन जाता है, तो जोसेफ एस्पेडीन द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की गई थी। सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो जब सीमेंट को जमने की जो क्रिया है उसको मंद करना है तो हम उसमें जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O इसका सूत्र होता है जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र है। सीमेंट में उत्पादन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर, चीनी मिट्टी को सीमेंट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। चूना पत्थर से प्राप्त होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमें चूना पत्थर से प्राप्त होता है। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जम जाता है। देखिए, यदि हमें उसको धीरे धीरे जमाना है तो हम जिप्सम मिलाएंगे, लेकिन यदि हमें उसको जल्दी जमाना है तो हम एल्यूमिना उसमें मिला देंगे तो शीघ्र जम जाएगा। सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक करने पर जमते समय सीमेंट में क्या पड़ जाती हैं? तो यदि हम उसमें चूना की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो सीमेंट में दरारें पड़ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांच या ग्लास। सर्वोत्तम श्रेणी का कांच कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है जैना कांच। विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो हम विद्युत बल्ब, कैमरे, दूरबीन के जो लेंस होते हैं उनसे क्या फिल्म वगैरह बनाते हैं, तो इसमें फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मे के लेंस का निर्माण किस कांच के द्वारा किया जाता है? तो जब हम धूप के चश्मे लगाते हैं तो क्या दिखते हैं? कूल दिखते हैं ना, तो कुक्स कांच के द्वारा हम धूप के चश्मे के लेंस का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः चश्मे के लेंस किसके बने होते हैं? जो नॉर्मल कांच होता है वो बना होता है क्राउन कांच का। कोबाल्ट ऑक्साइड का कांच कौन से रंग प्रदान करता है? जो कोबाल्ट ऑक्साइड का कांच है वह गहरा नीला रंग हमें प्रदान करता है। कांच एक प्रकार का क्या है? तो कांच एक प्रकार का मिश्रण है। अक्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच अतिशीघ्र द्रव है, अतिशीत द्रव है। अक्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच क्या होता है? अतिशीत द्रव होता है, मतलब द्रव अवस्था में होता है। जब वो जम जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं तो ठोस हो जाता है। कांच को कठोर बनाने के लिए उपयोग क्या किया जाता है? तो हमें यदि कांच को कठोर बनाना है तो पोटेशियम क्लोराइड उसमें मिला दिया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड उसको कठोर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्फोटक या एक्सप्लोसिव। कुछ प्रमुख विस्फोटक निम्न प्रकार के हैं, जैसे डायनामाइट, TNT, TNG, TNP और RDX। ये क्या है? विस्फोटक हैं। RDX का फुल फॉर्म क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसका फुल फॉर्म होता है RDX का। RDX के खोजकर्ता कौन रहे हैं? तो हैनिंग द्वारा RDX की खोज की गई थी। सर्व से खतरनाक विस्फोटक कौन सा है? तो सबसे खतरनाक विस्फोटक है RDX। खोज किसने की थी? हैनिंग ने। फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव।
डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो डायनामाइट के खोजकर्ता है अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आरडीएक्स के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो अमेरिका में आरडीएक्स को साइक्लोनाइट कहा जाता है, जर्मनी में इसको हेक्सोजन कहा जाता है, इटली में इसे T4 के नाम से जाना जाता है। देखो, इटली में हम जब इडली बनाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? टी प्रकार का एक शेप सांचा लगाते हैं, तो T4 किस में कहा जाता है? इटली में कहा जाता है। जर्मनी मतलब मनी, तो हेक्सोजन हर किसी के पास तो होती नहीं, तो जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है। और अमेरिका में इसको साइक्लोनाइट कहा जाता है। अमेरिका में इसकी ट्रिक क्या होगी? हाँ, रात में कभी वहाँ पर नाइट जैसा आपको माहौल नहीं लगेगा, हमेशा दिन ही टाइप का रहता है, हमें इतनी हाई लाइट, सभी पूरा अमेरिका रात भर जागता है। तो अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कभी शाम और नाइट नहीं होती, तो अमेरिका में साइक्लोनाइट। जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है और इटली में कहा जाता है इसको T4। TNT का फुल फॉर्म क्या है? तो TNT का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटाउलिन, इसको कहा जाता है। TNP का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। TNG का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये सब क्या है? विस्फोटक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उर्वरक या फर्टिलाइजर। सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं से तैयार की गई खाद को क्या कहा जाता है? तो जो सड़ी गली कार्बनिक वस्तुएं होती हैं उनसे बनने वाली खाद को कंपोस्ट कहा जाता है, कंपोस्ट खाद कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। यूरिया किस विधि के द्वारा उर्वरक है, मतलब किस प्रकार का उर्वरक है? तो यूरिया से देखो अभी नाइट्रोजन कितनी हो रही है? 46% प्राप्त हो रही है, तो नाइट्रोजन ही उर्वरक है यूरिया। नाइट्रोलियम क्या है? तो नाइट्रोलियम है एक प्रकार का उर्वरक। सामान्यतः उर्वरकों में जिन 3 पदार्थों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको NPK कहा जाता है, जो हमारे गार्डन वगैरह में या फिर खेतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उर्वरकों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है या ज़रूरत किसकी होती है? तो 3 तत्वों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको NPK कहा जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरक ये मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट और कैल्शियम साइनेमाइड। ये सब नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अब आता है फास्फेटी उर्वरक। ये मृदा में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं, जिसमें आता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट। ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है पोटाश उर्वरक। ये मृदा में पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, ये कुछ उर्वरकों के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साबुन व अपमार्जक। साबुन बनाने की निहित प्रक्रिया क्या है? तो साबुन बनाने को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। अपमार्जक क्या होते हैं? तो शोधन अभिकर्ता क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? किसी भी सतह को साफ करने के लिए अपमार्जक करते हैं पृष्ठ तनाव का प्रयोग। साबुन बनाने में कौन से क्षारीय पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जब भी हम साबुन बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार की क्षार मिलाया जाता है? तो हम कास्टिक सोडा, जिसको NaOH कहा जाता है, कास्टिक पोटास, जिसको KOH के नाम से जाना जाता है, इन 2 का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। उच्च वशीय अम्लों में सोडियम और पोटेशियम लवण कहलाते हैं। तो ये साबुन जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं के सोडियम और पोटेशियम लवण मिलाए जाते हैं या कहलाते हैं साबुन। कौन सा पदार्थ साबुन बनने में प्रयुक्त किया जाता है? तो साबुन बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल। जो साबुन कास्टिक सोडा से बनाए जाते हैं, अर्थात जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कठोर साबुन। जो किसके बने होते हैं? कास्टिक सोडा के बने होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है कठोर साबुन। उच्च वशीय पोटेशियम लवण के होते हैं तो उन्हें कहा जाता है मुलायम साबुन। देखो 2 प्रकार की साबुन होती है, एक कठोर साबुन, एक होती है मुलायम साबुन। कठोर साबुन में क्या मिलाया जाता है? कास्टिक सोडा से बनी होती हैं ये, और उच्च वसीय
अम्ल के सोडियम होते हैं इसमें, सब मतलब सोडा टाइप का होता है और कठोर साबुन से बने होते हैं, कठोर साबुन बनाते हैं। पोटेशियम थोड़े से पोर्टेबल टाइप के होते हैं और इससे मुलायम साबुन बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तेल और वसा। तेल और वसा पाए जाते हैं, तो तेल और वसा वनस्पति और जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाली प्रमुख वसा कौन सी है? तो जो जंतुओं से हमें प्राप्त होती है उसको कहा जाता है लार्ड, टेलो, घी और मक्खन। ये हमें सब जंतुओं से प्राप्त होती है। वनस्पति से प्राप्त होने वाले तेल कौन कौन से हैं? तो जैतून का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, यह सब वनस्पति से प्राप्त होने वाले तेल हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाला तेल कौन सा है? तो व्हेल का तेल और कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो। साधारण ताप पर तेल क्या होते हैं? तो साधारण ताप पर तेल होते हैं द्रव। साधारण ताप पर वसा क्या होते हैं? तो वसा होते हैं ठोस और तेल होता है द्रव। असंतृप्त वसा अम्लों में ग्लिसराइड जो साधारण ताप पर द्रव होती है उसे क्या कहा जाता है? तो संतृप्त वसा अम्लों में ग्लिसराइड जो कि साधारण ताप पर द्रव होती है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन। कौन सी वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। वनस्पति तेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग भोजन के रूप में और साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल और वसा कुछ अवयव होते हैं रंगहीन। जो तेल और जो वसा होते हैं वो शुद्ध अवयव होते हैं रंगहीन। तेल और वसा कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में होते हैं विलय। तो जो तेल और वसा कार्बनिक विलायक होते हैं वो ईथर में, बेंजीन में और क्लोरोफॉर्म में विलय हो जाते हैं। वनस्पति घी का गलनांक शरीर के तापमान से कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। वनस्पति घी का गलनांक शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। खनिज तेल के उदाहरण में पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन आदि आते हैं। इन सब टॉपिकों में एक बार सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं और बहुत सरल टॉपिक है। तो आप इनको, यदि आपको फिर से इनको रिवाइज करना है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। पहला टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। इसमें खनिज तेल के उदाहरण क्या क्या हैं जो हमें खनिज से प्राप्त होते हैं? तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि वगैरह। पेट्रोलियम किन पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है? तो जो पेट्रोलियम होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं ये। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जीव भार से हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जा सकती है। तो यदि हम पेट्रोल को देखना है कि वो अच्छा है या नहीं है तो हम ऑक्टेन नंबर से इसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। कार के इंजन की नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कार का इंजन होता है यदि हम उसमें नॉकिंग से बचना है या बचाना है तो हम टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? जो हम व्यापारिक वैसलीन होती हैं वो पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, इसलिए पेट्रोलियम जेली कहा जाता है। पेट्रोलियम तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो गैसोहॉल कहा जाता है पेट्रोलियम और अल्कोहल के मिश्रण को। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? तो इसको भी हम ऑक्टेन नंबर से ज्ञात करते हैं। पेट्रोलियम की शुद्धता ज्ञात करनी है तो ऑक्टेन नंबर, और गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता की जांच करनी है तो ऑक्टेन नंबर से हम इसे ज्ञात करते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो जितने बायोडीजल होते हैं उनको बनाने में हम रतनजोत या जेट्रोपा का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक ईंधन कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक ईंधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, ये प्राकृतिक ईंधन होते हैं। रसोई की गैस किसका मिश्रण होती है? तो जो रसोई में या किचन में हम जो यूज़ करते हैं गैस, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती हैं। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु का प्रयोग किया जाता है जो कि ईंधन के रूप में होता है। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो द्रव स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस है। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यदि हमें आग बुझानी है तो आग किससे जलती है? ऑक्सीजन से जलती है, तो हम ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी रोक देंगे वायुमंडल से, तो हम CO2 का प्रयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। आग जलाने में सहायक होता है O2। पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के द्वारा रात में निकाली जाती है।
द्विपरमाण्विक धातु कौन कौन सी हैं? तो द्विपरमाण्विक धातु हैं O2, N2 आदि। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जिनोन, जिसको कोई नहीं जानता, स्ट्रेंजर है तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जिनोन को। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? तो SO2 को कहा जाता है क्रैकिंग गैस। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यदि हमें कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाना है तो इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो यदि हमें गुब्बारों को ऊपर उड़ाना है तो हम सबसे हल्की गैस भरेंगे, तो हीलियम का इसमें प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। प्रकाशीय सजावट एवं विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाशीय सजावट, जितने भी आप जब मार्केट जाते हैं तो मोबाइल वगैरह के जितने भी शोरूम हैं उनके बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो नियॉन गैस उसमें प्रयुक्त की जाती हैं। अक्रिय गैस रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेडॉन गैस क्या है? एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। वायुमंडल में यह रेडॉन गैस नहीं पाई जाती, लेकिन जब भूकंप आते हैं तो रेडॉन गैस हमें देखने को या फिर पता चलती है कि वो निकल रही है। मोटर वाहनों में धुएं से निकलने वाली विषैली गैस कौन सी होती है? जो मोटर वाहन होते हैं उनसे निकलने वाली जो विषैली गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस के स्रोत क्या क्या हैं? तो मीथेन गैस हमें किससे प्राप्त होती है? दलदली भूमि से, धान के खेत से हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है। कोयले की खदानों में प्रायः विस्फोट किसके कारण होते हैं? तो मीथेन की गैस के कारण कोयले की खदानों में विस्फोट होते हैं, और जो बायोगैस होती है उससे मीथेन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस का अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वो है SO2। हाइड्रोजन H2S गैस होती है जो कि रंगहीन और जिससे सड़े गले जैसी गंध आती है, तो वो क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, H2S। अमोनिया का जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? तो अमोनिया का जो जलीय विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है, इसे सूंघने पर छींक, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यह जल में अति विलय होती है, इसलिए क्या करता है? अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विषैली गैस है। मस्टर्ड गैस पहला टॉपिक है। यह विषैली गैस जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। यह गैस त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देती है, पड़ जाते हैं। मस्टर्ड गैस से क्या होता है? यह पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की गई थी, और जैसे ही यह गैस त्वचा के संपर्क में आती है तो त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं। ल्यूसाइड यह एक विषैली गैस है जिसका प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। देखिए पहला क्या है, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो सब लोगों की इच्छा थी कि हमें देखना है ना, मस्ट है कि हमें देखना है, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था इसमें। तो वो रासायनिक हथियार क्या था पहले विश्व युद्ध में? मस्टर्ड गैस। दूसरे में क्या था? सब लोग ऐसे थोड़े लूज हो गए कि हाँ ऐसे युद्ध तो लगे ही रहते हैं, तो ल्यूसाइड दूसरे विश्व युद्ध में रासायनिक गैस से या रासायनिक हथियार के रूप में इसको प्रयोग किया गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट यह भी एक विषैली गैस है। इसको 1984 में भोपाल गैस त्रासदी इसी गैस के कारण हुई थी, जो कि भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश। अब आता है फार्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड को फार्जीन कहा जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड को क्या कहा जाता है? फास्जीन कहा जाता है। फास्फीन फॉस्फोरस और फास्फोरस हाइड्राइड को क्या कहा जाता है? फास्फीन कहा जाता है। फार्जीन कहा जाता है कार्बोनिल क्लोराइड को। फार्जीन दूर चली जाती है, जीन फार्जीन। और फास्फीन कहा जाता है फॉस्फोरस हाइड्राइड को कहा जाता है फास्फीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औषधि।
ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग रोग के उपचार के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? औषधि। औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है उन्हें कहा जाता है एलोपैथी। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग रोग के उपचार में किया जाता है तो वो औषधि हो गई, और औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है उन्हें कहा जाता है एलोपैथी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औषधियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक्स। ऐसी औषधि जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं और कवक इत्यादि से निर्मित होती हैं। इनका प्रयोग जीवाणुओं को मारने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक्स औषधि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रमुख एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामाइसिटिन। यह क्या है? प्रमुख एंटीबायोटिक्स हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जो बैक्टीरिया को और कवक को खत्म कर देती हैं, या फिर पूरा ही किल कर देंगी या फिर उनकी वृद्धि को रोक देंगी। इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी है? पेनिसिलिन है। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको खोजा गया था। कुछ अन्य भी हैं जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रामाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन भी होती है, क्लोरामाइसिटिन। यह कुछ औषधियाँ दी गई हैं। अब आती है एंटीपायरेटिक्स, मतलब ज्वरनाशी होती है, मतलब ताप को कम कर देती हैं, बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ। इसका प्रयोग शरीर के दर्द और ज्वर को उतारने के लिए किया जाता है, जैसे कि एस्प्रिन, क्रोसिन, पैरासीटामोल इत्यादि का प्रयोग हम किस में करते हैं? एंटीपायरेटिक्स में करते हैं। देखिए, एंटीपायरेटिक्स क्या होती हैं? जो शरीर के दर्द को और ज्वर को उतारने का कार्य करती हैं। इसके उदाहरण है एस्प्रिन, क्रोसिन, पैरासीटामोल इत्यादि। फिर आता है एंटीसेप्टिक या जर्मनाशक। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जितने भी जंतु जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको जर्म वगैरह को मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवाणु को मारने में, उनकी वृद्धि को रोकने में इनका प्रयोग किया जाता है। शरीर में यदि कोई कट लग जाता है या घाव हो जाता है तो उसका प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक का। कुछ प्रमुख औषधि दी गई हैं, जैसे कि पहला क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड टिंचर, आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट और एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल, पोटेशियम परमैंगनेट, टिंचर, आयोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के लिए। अब आता है हमारा निश्चेतक। मतलब निश्चेतक का मतलब क्या होता है? चेतना को निष्क्रिय कर देगा। तो ऐसी औषधियाँ जिनका प्रयोग संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे शल्य चिकित्सा के दौरान प्रयुक्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म, डाई इथाइल ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सल्फर ड्रग, ये औषधियाँ सल्फर और नाइट्रोजन तत्व से निर्मित होती हैं। सल्फानिमाइड, सल्फाडाइजीन, सल्फाथायोजोल इत्यादि प्रथम सल्फर औषधि सल्फानिमाइड है। देखिए, सल्फर ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसे औषधियाँ जो कि सल्फर और नाइट्रोजन तत्व से निर्मित होती हैं। सल्फानिमाइड, सल्फाडाइजीन, सल्फाथायोजोल इत्यादि ये क्या हैं? ये सल्फर ड्रग होती हैं। अब आते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ये औषधि मानसिक दाव, चिंता, चिड़चिड़ापन इत्यादि को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वेसोनल, सेकुनल और न्यूमेनल। ये क्या हैं? ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। ये थी हमारी औषधियाँ। प्लीज़ गाइज, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।